बिहार के बक्सर की बात करते हैं, जहां पर लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प होती जा रही है। पूर्व डीजीपी, पूर्व हवलदार, सिपाही के बेटे और एक बाहुबली की सियासत की चर्चा जो है वो हर तरफ चल रही है। कांग्रेस के बाहुबली मुन्ना तिवारी, उनकी एंट्री जो है उसने बक्सर के चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। मैं निषाद भाइयों से ये निवेदन बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की जगह पुलिस के पूर्व हवलदार परशुराम चतुर्वेदी को बक्सर विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का आशीर्वाद और वीआईपी पार्टी के नेताओं के साथ परशुराम चतुर्वेदी मल्लाहों की बस्ती में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो मेरे बहुत आदरणीय हैं और मैं हमेशा उनको बड़ा भाई मानता हूं और जब भी मिले हैं तो उनको पैर छू के प्रणाम किया हूं, बहुत आशीर्वाद दिए। पूर्व हवलदार को बक्सर के बाहुबली मुन्ना तिवारी से कड़ी टक्कर मिल रही है। पिछली बार बीजेपी के परंपरागत ब्राह्मण वोटरों में सेंध लगाकर मुन्ना तिवारी ने 11,000 वोटों से बक्सर विधानसभा में कांग्रेस की ओर से जीत का परचम लहराया था। तो मैं कितना शराब बेचता हूं और कितना बिकवाता हूं, ये जनता जवाब देगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों से एक पर महागठबंधन की ओर से भाकपा माले के उम्मीदवार अजीत चौधरी भी मैदान में हैं। बक्सर के कन्हैया कुमार कहे जाने वाले 34 साल के अजीत चौधरी सिपाही के बेटे हैं और पहले कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहे डुमराव विधानसभा में फिर से लाल झंडा लहराने के लिए पसीना बहा रहे हैं। दरअसल दुश्मन की परिभाषा समझनी होगी, है ना। दुश्मन कौन है? अभी दुश्मन बीजेपी है और आरएसएस है। आरजेडी और सीपीएमएल कंपटीटर हैं, है ना। कंपटीटर कभी भी साथ हो सकते हैं। बिहार की सियासी लड़ाई में पहली बार महागठबंधन में सीपीआई-एमएल भी शामिल है और उसको 19 सीटें दी गई हैं। मध्य बिहार कहा जाता है कि सीपीआई-एमएल का सबसे मजबूत सियासी गढ़ है। बक्सर के 4 विधानसभा सीट में पिछली बार 2 जेडीयू के खाते में गई थी और एक कांग्रेस और एक आरजेडी को, लेकिन इस बार बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों के चलते सियासी समीकरण में उलटफेर होने की संभावना है। बक्सर से पुष्पेंद्र के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो चुनाव में हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि सरकार तो वही बनाएंगे। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता ललन सिंह दावा कर रहे हैं कि उनका गठबंधन 2/3 सीट के साथ सरकार बनाएगा। उनसे बात की हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने। बिहार में प्रथम चरण के लिए चुनाव चरण पे है। एक तरफ नीतीश कुमार खुद हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद, खासकर हमारे साथ ललन सिंह हैं जो लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं। ललन बाबू, क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? 2/3 बहुमत से इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। जिसको जो आकलन करता है करता रहे, 2010 की पुनरावृत्ति होगी। ये कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं। अब ये तो चुनाव परिणाम बताएगा ना। हम आपको एक सेंटेंस में बता रहे हैं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। क्या एंटी इनकम्बेंसी होगा? बिहार में विकास का काम हुआ है, 7 निश्चय का काम हुआ है, जितने सड़क का काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है। एंटी इनकम्बेंसी किसको आप कहते हैं? एंटी इनकम्बेंसी तो एक मुहावरा है, जो मुहावरा लोग इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, अगला 5 साल भी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये कहा जा रहा है एनडीए के वर्कर्स में लोक जनशक्ति पार्टी के कारण काफी कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा और कुछ मीडिया के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा। क्या कंफ्यूजन है? भागलपुर में कौन उम्मीदवार है? भाजपा का उम्मीदवार है। किसको टिकट दिया लोक जनशक्ति पार्टी ने? एक व्यापारी को टिकट दिया। कहाँ कंफ्यूजन है? राघोपुर में कौन चुनाव लड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। किसको दिया टिकट? लोक जनशक्ति पार्टी ने। कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। चिराग पासवान आपको कितना डैमेज कर रहे हैं? चिराग पासवान जी के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं और राजनीतिक पार्टी जो चलाते हैं वो स्वतंत्र हैं। चुनाव होता है, चुनाव मैदान में उतरने के लिए वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक मेरा अंतिम सवाल
कि जेडीयू जहां पे जिन सीटों पर है वहां पर ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, जहां पे बीजेपी है वहां पे स्ट्रेट कॉन्टेस्ट है, और बीजेपी के कैंडिडेट के लिए चिराग पासवान भाई आप बार बार अपनी बात को हमसे मेरे मुंह से कहवाना चाहते हैं। मैंने तो आपको बताया भागलपुर में कहाँ डायरेक्ट कंटेस्ट है, भाई एक व्यापारी को दिया। आप चले जाइए भागलपुर, बड़े पत्रकार हैं आप, भागलपुर चले जाइए, देखिए किसको टिकट दिया। जो भागलपुर का बड़ा व्यापारी है उसको टिकट दिया। क्या बीच का मामला है ये जाके पता लगाइए, अंदर अंदर क्या हुआ। ललन बाबू, एक अंतिम आपका भविष्यवाणी चुनाव के बाद भी आपसे फिर पूछेंगे। पहला 2/3 बहुमत, नंबर बोलिए। अरे बताए तो 2/3 बहुमत नंबर। कोई हम ज्योतिष हैं, आप ज्योतिष हैं, आप नंबर। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी का हुआ था तो वो थे प्रवासी मजदूर। बिहार के प्रवासी मजदूर वहां के काम न मिलने के चलते अलग अलग राज्यों में लौटने लगे हैं। उनका कहना है कि अगर उनके अपने राज्यों में काम होता तो वो कभी बाहर नहीं जाते। अब चुनाव है तो इन मजदूरों को उम्मीद है कि कम से कम अब जो सरकार आए वो उनके लिए कुछ करे, लेकिन चुनाव में शायद मजदूर मुद्दा ही नहीं है। गंगाराम बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। वो पिछले कुछ साल से मुंबई में हैं और मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के वक्त वो श्रमिक ट्रेन से अपने गांव लौट आए थे, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही मुंबई वापस आ गए। उनका परिवार गांव में है। उनकी शिकायत है कि कोई रोजगार नहीं, पढ़े लिखे लोगों तक के लिए कोई काम नहीं होने की वजह से लोग पलायन को मजबूर है। अरे हम लोग को काम मिलेगा गाँव में तो रोजगार मिलेगा तो गाँव में क्यों नहीं करेंगे। जब यहाँ नहीं मिला इसके लिए हम लोग इधर आए। पढ़ाई कर कोई BA तक पर को भटक रहा है इंसान, उसको काम नहीं मिल रहा। रामपाल सिंह भी दरभंगा के रहने वाले हैं। उन्होंने गांव में लॉकडाउन के वक्त वापस लौटकर नौकरी की तलाश की, लेकिन रहना मुश्किल होने लगा। उनका कहना है कि मुंबई में वो हर रोज 800 रुपया कमाते हैं, जबकि राज्य में सिर्फ 1500 से 200 रुपए। जो भी पैसा लगा देते हैं 1000-2000 रुपया, वो भी नहीं पूरा हो रहा था। तो फिर उससे गुजारा नहीं चला, इसीलिए हम लोग भाग करके फिर यहाँ आ गए। अगर मान लो 600 रुपया 700 रुपया हम लोग को पगार वहाँ मिले बिहार में, फिर यहाँ आने का जरूरत क्या। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में जन्मे 2 लाख से ज्यादा लोग मुंबई में रहते हैं। वहीं बिहार के रहने वाले 29 लाख लोग पूरे महाराष्ट्र में रहते हैं। आधिकारिक दावा है कि ज्यादातर प्रवासी जो लॉकडाउन के वक्त अपने गाँव लौट गए थे अब वापस मुंबई आने लगे हैं। लेकिन हर कोई नीतीश कुमार सरकार से नाराज नहीं है। राहुल कुमार सिंह बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। वो भी अपने गांव लॉकडाउन के समय लौट गए थे। 4 महीने गांव में रहने के बाद 1 महीने पहले ही वापस मुंबई लौटे हैं। वो मानते हैं कि गांव में नौकरी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास है। वायरस था ना, तो सबके लिए वो नहीं था। कितना करते थे हमारा बिहार सरकार, वो अपने हिसाब से अच्छे किए, लेकिन हम लोग को फिर भी सुविधा नहीं मिल पाया। हाँ, 5 साल में तो बहुत बदलाव हुआ है। हाँ, हमारे नीतीश जी वहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर बिहार के रहने वाले जो मुंबई में काम करते हैं, उनकी मजबूरी है कि उनके राज्य में काम नहीं है, जिस वजह से वो परिवार से दूर रहने और पलायन को मजबूर है। तो इन सब के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है रोज़गार का मुद्दा। और जो लोग हैं जो लॉकडाउन में वापस गांव गए थे, वहाँ पे भी उन्हें जॉब्स नहीं मिलने की वजह से वापस से मुंबई आ गए हैं। तो इन सब के लिए रोज़गार छोड़ के और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश STF ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। उधर बलिया में हत्या के आरोपी के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। उनकी मांग है कि पीड़ित पक्ष के ऊपर भी मुकदमा हो, क्योंकि उन्होंने भी मारपीट की थी और अगर नहीं हुआ तो वो बीजेपी छोड़ देंगे। उस रोज तो पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह को पकड़कर पिस्टल समेत छोड़ दिया था, लेकिन आज पकड़ा तो नहीं छोड़ा। अब उसे बलिया पुलिस को सौंपा जा रहा है। बलिया में जो 15 तारीख की विभत्स घटना हुई थी, उसका मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह उर्फ डब्लू सिंह को आज STF ने गाजीपुर लखनऊ थाना अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। इस पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक महोदय ने STF की टीम को भी लगाया था और उसके अच्छे परिणाम आए हैं और उसकी गिरफ्तारी की गई है।
अब इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई जो है आगे जिस तरह की घटना इन्होंने की है, जैसे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ था और इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। ये बलिया के बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो डब्लू भैया यानी हत्या के मुलजिम धीरेन्द्र सिंह की हिमायत में प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हत्या आरोपी के संघर्ष में ये उनके साथ हैं। इनकी मांग है कि मरने वाले जयप्रकाश पाल के लोगों पे भी मुकदमा हो, वरना ये बीजेपी छोड़ देंगे। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग इस्तीफा दे देंगे, सभी आदमी इस्तीफा दे देंगे। हम लोग भारतीय पार्टी में रहने से क्या हम लोग फायदा है, क्या लाभ है हम लोग को? कोई हम लोग तनख्वाह मिलता है, अपना घर से हम लोग खर्चा करते हैं, अपना काम नुकसान करके हम लोग पार्टी के देश के लिए हम लोग काम करते हैं। उधर गोलीकांड में मारे गए जयप्रकाश पाल का परिवार मुलजिम के लिए कड़ी से कड़ी सजा चाहता है। उनका कहना है कि उन्हें मुकदमों में ना फंसाया जाए। विधायक जी उनके तरफ से, हत्यारे के तरफ से एकदम बिल्कुल खड़े हैं और हम लोगों को ये भी सुनने में आ रहा है कि तरह तरह के मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। तो इसे सरकार को इस बात को लेकर और हम लोगों के सहायता के लिए कुछ करना चाहिए। धीरेन्द्र सिंह के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि जिले के संगठन में भ्रष्ट लोग हैं, इसलिए धीरेन्द्र सिंह की मजबूत पैरवी नहीं हो पाई। यहाँ का जो जिला अध्यक्ष है ये बिल्कुल ही ये पैसा लेकर पद बांटता है, पैसा लेकर। वो जो है कर्ण मौर्य है जो बघमरिया का, वो बसपा विधानसभा बसपा कोट दिया, उसको जिला कार्य समिति में ले लिए। एक दिलीप गुप्ता है यहाँ टोला बैजराय में, वो सपा का वोट समझे धीरेन्द्र सिंह के चुनाव में हमसे सपा का वोट मांगा था। बलिया कांड का मुख्य अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार हो गया। अब अदालत अपना काम करेगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में विपक्ष ने जितनी सरकार की छीछालेदर कराई, उससे ज्यादा बीजेपी के स्थानीय एमएलए ने कराई, जो पूरे वक्त अपने सजातीय अभियुक्त और उसके पक्ष के लोगों की लगातार पैरवी करते रहे। बलिया में करुणा सिंधु, अजय सिंह के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन लॉकडाउन की मार लोग अब तक झेल रहे हैं। और जब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट था, तब अक्षय पात्र फाउंडेशन आगे आया और राज्यों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर देश भर के लाखों लोगों को खाना बांटा। ये फाउंडेशन दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी मजदूर, गरीबों की मदद कर रहा है और अब तक 8 करोड़ लोगों को खाना खिला चुका है। कोरोना वायरस महामारी, उसके बाद लगाए हुए लॉकडाउन के चलते करोड़ों पूरे देश में ऐसे परिवार थे जो काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुए। कई लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं था, कई लोगों के घर में तो भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। तो ऐसे में कई सारी ऐसी संस्थान है जो आगे बढ़कर आए, जिन्होंने लोगों को खाना बांटा, राशन की किटें बांटी, जिससे हज़ारों लोग, लाखों परिवारों के घर में खाने का जरिया उन लोगों को मुहैया हो पाया। तो हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, घर में जब से लॉकडाउन लगा था तो कमाई का और खाने का क्या जरिया था? कमाई नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, तो खाना लेके बाल बच्चे के पालती हूँ। अच्छा, ये गरीब आदमी को लोग खाना दे रही है ना, बहुत भलाई भी काम कर रही है। हमारा घर में खाना है तो मैं खाना खा रही है, बाकी घर में किसी घर में खाना नहीं है तो वो लोग क्या करेगी, भूखे से मर जाएगी। अब हम उन व्यक्ति से बात करेंगे जो इस पूरी मुहिम की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त भरत दास। इस तरह से क्या मोटिवेशन रही है पूरा का पूरा जो आपने मुहिम चलाई, पूरा का पूरा जो कैंपेन चला उसके पीछे? ये मुहिम हमारा ध्येय यही है कि भूख और कुपोषण से निवारण करें। जो कुछ भी हमारा समाज है, भारतीय समाज है, कहीं भी है, कहीं भी ये भूख ना रहे और कोई भी भूख से मत सोए। अक्षय पात्र देखिए फाउंडेशन ने न सिर्फ दिल्ली या फिर बड़े बड़े शहरों में, बल्कि छोटे गाँव में भी पूरे तकरीबन 20 राज्यों में इन्होंने अपने अभियान चलाए और लोगों की मदद करी, वो भी खास तौर पर ऐसे समय में जब बेरोजगारी के, जब भुखमरी के संकट इन लोगों पर आ पड़े हैं।